बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अब ये जो सूरत हाल है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और इस पर हमने मुनासिब समझा कि हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं मंजूर मलिक साहब जो कि शेखुपुरा के हैं, और वहाँ के सारा जो वहाँ पर स्टील की फैक्ट्री हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं शेखुपुरा में, क्योंकि पूरा पंजाब का में जो इलाका है, गुजरावाला का, गुजरात का और सियालकोट का, फैसलाबाद का, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा कमाऊ पूत इलाके हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा के देते हैं। और ख़ुद जो है जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वहाँ पर स्टील की मिले हैं जो ताजिब हमें मिलाया था मंजूर मलिक साहब ने, वो लाइन पे हैं। मुगल स्टील वाले थे वो। जी मुगल स्टील अच्छा, वाले साहब, मंजूर मलिक साहब। जी मंजूर मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, ये जो सूरत हाल है, एक तरफ सब्सिडी का ऐलान किया गया है और दूसरी तरफ पेट्रोलियम की मसनियात को बढ़ा दिया गया है, तो अब आपको क्या नतीजा निकल रहा है इसका? रिजल्टेंट वैल्यू क्या है इसकी? सर देखिए, पेट्रोल बढ़ने से पूरी आपकी सनद को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम आती है और लोगों को जो बेचारे देखिए हर रोज तो आप उनकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, और हर आदमी ने किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपनी फैक्ट्री में आना है और फैक्ट्री ने बिजली और गैस और इन चीजों से चलना है। तो जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो जो उसकी कमोडिटीज आती हैं उसके ऊपर भी ट्रांसपोर्ट का बहुत खर्चा होता है। तो कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो आज आपको अच्छा देखिए, अब इन्होंने ये अचानक किया है जिस पर वो कहा है आपके वजीर खजाना साहब ने, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, आजकल मिन मिन कर रहे हैं और चूहे बने हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि साहब हम क्या करें, IMF के कहने पर हमने किया है। तो भाई IMF को फिर मुल्क दे दो, फिर तो वो अल्टीमेटली तो आपके एटमी प्रोग्राम पे जा रहे हैं ना। IMF से आपने पैसा लिया है नुसरत साहब, तो ये तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया ना। IMF ने परमानेंट तो आपको नहीं देना, लेकिन आपकी इकोनॉमी में गलत पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी बनाए बगैर, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए बगैर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए बगैर नहीं, आप ये बताइए ना कि क्या होता है मलिक साहब, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, ये मुहावरा है ना। तो सबसे पहले तो आप अपना जो इतना बड़ा 60-70 का जो वजारत का जो है वो काफिला, उसे कम करके 10 वजीर बनाए। जी, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। अपनी गवर्नेंस को नजर ही नहीं आती सर। आप देखिए हर डिपार्टमेंट देखिए आपका इनका अपना जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे उनके पेट्रोल बंद करें, आपके जो उनकी गाड़ियां बंद करें, और जो जितने वजीरों की गाड़ियां बंद करें। एक एक वजीर के पास 10-10 गाड़ियां होती हैं। जब मैं तो था तो मेरे साथ तो ये होता था, मेरे पास 9 गाड़ियां लेके आ गए थे, तो मैंने सबको भगा दिया था। अभी पंजाब में तो नई गाड़ियां दे दी उन्होंने सारे मिनिस्टर्स को, और उनके जो मुआविनीन खसूसी हैं उनको सबको नई गाड़ियां आपने दे दी है। और मुल्क का हालात ये है कि गुर्बत भी पैदा होती है। आप फिर गरीबों को पेट्रोल का, अब मुझे बताइए आप इंसाफ से कि मेरा जो ड्राइवर है या मेरा जो कैमरामैन है जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए है, वो कैसे घर यहाँ आएगा, ये बताइए। जी बिल्कुल सही है। हमारी लेबर जो है जी वो अपने घर से आके अपना किराया दे के यहाँ काम करती है, तो उसके नतीजे में हमें और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब बताइए फिर आप क्या तजावीज देंगे इस महंगाई को रोकने के लिए? सर सबसे बड़ी ये है कि गवर्नमेंट लोगों को बिजनेस करने दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। जो आपके प्रोग्राम में हमेशा हम कहते हैं, गवर्नमेंट को तो एक आसान रास्ता मिला हुआ है जी, पेट्रोल महंगा करेंगे टैक्स आएगा, और एक टैक्स के लिए पूरी कौम को आप सराय मौत दे देते भाई, फिर आप फिर वो कर देंगे, बिजली भी तो बढ़ेगी, तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। आप गैस महंगी कर देंगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये तो रेवेन्यू टारगेट के लिए सारा कुछ करते हैं ना। आप मुल्क की इकोनॉमी, लोगों को कारोबार पे लगाने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप कोई काम करने को तैयार नहीं। अच्छा, हम यूँ कहें कि ये हटाओ इसको, जो है जो बनाया शौकत तरीन को, ये बैंकर है, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है। आप किसी इकोनॉमिस्ट को लगाए या मुतालबा करते हैं, किसी ऐसे बंदे को लगाए जिसे इकोनॉमिक्स का पता हो। हाँ। ये सिर्फ रेवेन्यू का पता ना हो कि रेवेन्यू हमने यहाँ से जनरेट करना और यहाँ देना, ये तो आसान तरीका है। आप लोगों को महंगाई पे लेते हैं, महंगाई के साथ आप डायरेक्ट टैक्सेशन है और वहाँ से आप टैक्स पे लेते हैं और उसके बाद रिफंड भी नहीं करते, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी आप बढ़ा देते हैं। तो मुल्क के अंदर इंडस्ट्री कैसे चलेगी और लोगों के जॉब कैसे चलेंगी, लोगों के चूल्हे कैसे चलेंगे? आप इस मुल्क को फसाद में डालते जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? अभी जो आप बता रहे हैं इसमें मज़ीद आप बताएं ना कि क्या इससे आपका जो है हमारा आपको तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इदारों से
लोगों की जान छुड़ाए, जो आपने बहुत ज्यादा एडिशनल नेशनलाइजेशन के वक्त इदारे बनाए थे और लोगों को कारोबार से रोकने की, वो सारी जो तजवीज आपके पास है उसको विड्रॉ करें। लोगों को कॉम्पिटिटिव बिजनेस करने दें, ना एसआरओ दें, ना उनको फेवर करें। बिजली और गैस अगर हम खुद अरेंज कर सकते हैं तो हमें मौका दिया जाए कि हम खुद अरेंज करें। बाकी रॉ मटेरियल हम अरेंज करते हैं तो बिजली क्यों नहीं हम कर सकते, गैस क्यों नहीं हम कर सकते, वो क्यों गवर्नमेंट हमें सप्लाई करे। फिर ये है कि अगर हमें दुनिया भर से जो है वो डीए के ऊपर एलसीज मंगा सकते हैं तो गवर्नमेंट से हम क्यों एलसीज ये पैटर्न अडॉप्ट करें। और दूसरी ये है कि डॉलर को कंट्रोल करें। अगर आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे आप और कहाँ अब देखिए किस कदर बेवकूफाना बात की है। जाहिल आदमी से जाहिल आदमी भी ये बात नहीं कर सकता है। एक स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि साहब जो बाहर के लोग हैं जो पैसे भेजते हैं उनको फायदा हो रहा है डॉलर के महंगा होने से। ये स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है आपका। सर वो इसकी जहालत सर बोलना चाहिए जाकर के अपना आ गया। उसकी फैमिली ने जब खर्च करना है तो सर मार्केट में जब महंगाई होगी चीजें, आलू महंगा हो गया, सब्जी महंगी होगी, इलाज महंगा हो गया होगा, मेडिकल फैसिलिटीज महंगी होगी, भाई महंगी हो जाएगी। जो तेल आता था 190 रुपए का, वो 160 रुपए का, वो 390 रुपए का आ रहा है किलो। वो यही बात है ना सर। तो उन्होंने जब चीजें यहाँ से खरीदी तो बाहर वालों पे भी प्रेशर आएगा कि पता नहीं इनको कौन समझाता है कि जी वो चीज को अब ये सर्दियों में जो आप जो गैस का बहरान आएगा ये क्या होगा फिर। सर ये अभी से देखें ना क्या हो रहा है। अभी से लोगों के घरों में गैस नहीं आती, अभी दिसंबर भी नहीं शुरू हुआ और सर्दी भी इतनी नहीं शुरू हुई और आपके पास गैस नहीं है और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के भी इश्यूज ये है कि हफ्ते में एक दफा आप सारी इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं और कभी घरों की लाइट चली जाती है। तो ये तो सारी मिसमैनेजमेंट है, चोरी है। और ना आप चोरी को एड्रेस करने को तैयार है, ना अपनी कैपेसिटी को एनालाइज करने के लिए तैयार है, ना अपनी गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए तैयार है, ना किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। तो हम लोग को किधर लेके जा रहे हैं। बोलो कि हम भी स्टेक होल्डर ये तो ठीक हो गया जनाब। आप ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, कल भी हम बात करेंगे आपके किसी दोस्त से। लेकिन ये है कि ये सिलसिला जारी रखे, प्रेशर बढ़ाना चाहिए। और मैंने ये बात कही थी अपने प्रोग्राम में कि जब ये टीएसपी का जिससे वादा हो जाएगा तो एकदम से 10 रुपए बढ़ाएंगे। तो 10 रुपए नहीं बढ़े, लेकिन वो 10 रुपए करीब 8 रुपए बढ़ा दिए, 8-8.5 रुपए। बिल्कुल आपने ये सही कहा और 15 दिनों के बाद और बढ़ा देंगे। हाँ तो फिर आप तैयार रहे तो अभी तो मेरे ख्याल में तो अभी आवाम के सफर का पैमाना लबरेज होने वाला है। आपको याद होगा कि अभी चीनी की कीमत के ऊपर जो है कितना बड़ा यूथ की हुकूमत गुजारी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायद इस वक्त सर हालात ऐसे नहीं है हमारे पास कि हम लोग हुकूमतें गिरा सकेंगे। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम खुल के गवर्नमेंट को ये कहें कि आपकी गलत पॉलिसी। लेकिन बच्चा ये नहीं है कि अगर आपने अपने आप देखिए हमारे गरीब आदमी को तो आप मार रहे हैं, लेकिन आपने अल्ले तल्ले तो बंद करे ना जो ये आपने अपने लोगों को बना के नौकर रखा हुआ है। जी किसान से जाते हैं, किसान से फसलात में जाते हैं। किस अयूब साहब के बाद जब दौर था तो अयूब साहब खुद इकोनॉमी में जाते थे, जो जनरल था। जी बिल्कुल। और फील्ड मार्शल था। फील्ड मार्शल था। फील्ड मार्शल तो खैर खुद बन गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मलिक साहब, आपके मशकूर हो कि आपने वक्त नाज फरमाया। जी मुझे ब्रेक लेकर आ जा रहा है नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, रात को 1 बजे के बाद ऐलान करने का मतलब क्या है? ये बदमाशी है भाई उन्होंने। देखो अगर 10 बजे रात को भी कर ले तो हम क्या कर लेते? नहीं वो ठीक है, लेकिन इतने नहीं वो इतने ज़्यादा ये पाकिस्तान ये कहते हैं कि नॉट ऑन सेल, लेकिन अब तो ये सेल पर ही है। इन्होंने जुल्म कर रखा है कि इस तरह से बढ़ा रहे हैं। कैसे गुजारा होगा मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो इस अंदाज से बदनज़मी कर रहे हैं और जिस अंदाज से बदतमीज़ी कर रहे हैं, नहीं मेरा तो ये ख्याल है कि नहीं किस तरह से हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब चीनी पे कहा गया कि वो फवाद चौधरी साहब आ जाते हैं, कहते हैं 90 रुपये मिल रही है पंजाब में। और भाई आप देखो मतलब फवाद चौधरी को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कटेरे में खड़े होंगे, ये जितने भी आदमी फवाद चौधरी, जैदी, शहबाज गिल, अली जैदी। अब वो सुना ये है कि जब हमने ये बात कही है तो कहीं से पैगाम आया हमारे पास कि साहब वो जो आवाज़ है उसकी जो उसकी अली जैदी की नहीं है। भाई हमें तो वही लगती है भाई, फ्रांसी कराओ। नहीं आप उसका करवा लें फ्रांसिक, हाँ तो आपको क्लियर हो जाएगा किसकी आवाज़ है। वो कहते हैं कि जी आप वहाँ से कहीं से हमें करवाया है इन्होंने साहब कि साहब उसकी आवाज़ नहीं है। तो अच्छा खैर, ये जो बाकी आवाज़ें आ रही हैं जो चेहरे के साथ आ रही हैं, तस्वीर भी इनकी आ रही है, वो अनाड़ शनाड़ अल्लल तलल बोल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। खैर बोलने वाले की तादाद कम हो गई है कि उनके पास बेचने को कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं। पहले तो जो बहुत बकवास करता था वो शहजाद, वो कहाँ गायब हो गया।
वो एक और जो आया था एक बेवकूफ़ आदमी, वो गायब हो गया। अब सिर्फ एक फवाद रह गया है, और अब वो भी अब मना हो गया है। अब शाह महमूद कुरैशी बोलता है बस। वो तो अभी TLP भी मामले पर भी 2-4 दिन तो वो मसरूफ थे अपने और नहीं, फिर उमरकोट में। अभी बहस ये है कि अब वो क्या इस कदर जाहिल आदमी है ये फवाद चौधरी। अब वो इनको पर तनकीद करना चाहता है इन मौलियों पर, जी, और ये कह रहा है कि जब कायद-ए-आज़म थे वो तो ऐसा लिबास नहीं पहनते थे, और अल्लामा इकबाल ऐसा लिबास नहीं पहनते थे, लियाकत अली ऐसे। तो भाई जाहिल आदमी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। लेकिन सारे के सारे जो है वो किसी न किसी आलिम के साथ अटैच थे। जी, आप बताइए कि कौन नहीं था? थानवी साहब थे, जी, शियाओं के अंदर एक आलिम था, जी, सुन्नियों में मैंने बरेलियों में एक आलिम था। सब कुछ उन्होंने अल्लाह कायदे में साथ रखा हुआ था, जिन पर आप एतराज़ कर रहे हो। बरेलवी आलिम भी थे, देवबंदी भी थे, शिया आलिम भी थे। जी, कोई एक आदमी को नहीं छोड़ा था उन लोगों ने कि अपने 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 साथ रखा। और जो बड़े बड़े और उनसे एहतरामन मिलते थे, जी, उनसे हिदायत लेते थे, 3 उलमाए कराम से। जो अब ये बातें कर रहा है चौधरी फवाद चौधरी, इसको तमीज़ नहीं है, इसको हिस्ट्री का पता नहीं है कि ये बातें करता है। जब इसको पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो ना, कैसे कितने बड़े आलिम थे वो लोग, और कितनी इज्जत होती थी उनकी। जब लियाकत अली खान को कराची में पैदा भी करवा दिया, कराची में शहीद भी करवा दिया, तो फिर क्या क्या जा सकता है? मतलब ऐसे लोग हैं इनके पास, ऐसे जाहिल लोगों को बैठा दिया मुल्क के अंदर कि जिनको यानी बात करने की तमीज़ नहीं है। उसको ज़मीन पे जब तक नहीं बैठाएं, तख्ती पे न लिखवाएं, जब तक उसको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, एक तो होता है मेरे साहब, चलिए कोई गलती से कोई बात हो गई है, ठीक है, वो मुंह से निकल सकती है, लेकिन जो आवाम के जख्मों पे नमक डालना होता है, आप उन पर तनकीद कर रहे हैं, आपको तनकीद का तमीज़ नहीं है भाई। आलिम, मुझे बताइए कि आप कभी भी जुर्रत कर सकते हैं? हम आज तक हमने एक लफ्ज़ एक आलिम के बारे में नहीं बोला। बिल्कुल, इसलिए कि उसका इल्म कुरानिक इल्म है, जो मंबा है इल्म का। हमारे पास तो जो इल्म है वो दुनियावी इल्म है। उनको आप किस उनके साथ आप उनके खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? हम किसी कम से कम तर आदमी मौलवी के खिलाफ भी बात नहीं करते, बिल्कुल ठीक, जिससे हमें तकलीफ भी पहुंची। हम जानते हैं कि ख़राब है, लेकिन फिर भी हम नहीं बोलते उसके खिलाफ। इसलिए नहीं बोलते क्या आलिम है कि पता नहीं भाई क्या मालूम कि उसके पास क्या रमोज़ हो। बिल्कुल, और यकीन मान लीजिए कि आप यकीन मान लीजिए कि जितने भी बुजुर्गान थे, अल्लामा इकबाल भी जब गए तो अल्लामा इकबाल भी एक मौलवी साहब से, जब तक कि उन्होंने बैत नहीं की है, कश्मीरी जो थे मौलवी साहब, तो उनकी जो है वो पूरी की पूरी ज़हनी हालत बदली है। और वो तो आए थे ना उस फ़लसफ़े के तहत जी, लेकिन अल्लामा इकबाल ने हर उस पर बाकायदा बैत की है आलिम दीन के साथ में जो कश्मीरी थे। और दूसरी बात जो है वो जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ये टाई पहनकर, टाई को अगर आप एक इज़हारिया देख लें, एक कपड़े अगर उन्होंने पहन लिए हैं अंग्रेज़ों की तरह से, तो वो इज़हारिया देख लें कि वो उनकी तरह से खड़े होकर उनका मुकाबला कर रहे थे। अंदर से तो वो क्या था? बिल्कुल, अंदर से तो पक्का मुसलमान था जी, भाई। अगर वो देखे जाए तो आप इस्माइली कह सकते हैं, उसे इस्माइली शिया कह सकते हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया, उसने कहा नहीं मैं मुसलमान हूँ। इससे बात में ख़त्म होगी। हमारे यहाँ फ़िरका कोई फ़िरका नहीं, फ़िरके तो इन्होंने पैदा किए हैं। जी, 2 फ़िरके ज़रूर हैं, मैं सुन्नी और शिया हमारे रहे हैं सदियों से, लेकिन उस पर भी फ़ैसला कर दिया जो जमातुल अज़हर ने कि शिया भी मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान। जो भी तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं शिया वो करें, जो तरीका इख्तियार करें सुन्नी कर रहे हैं वो करें, लेकिन दोनों मुसलमान हैं। इसका मुत्तफ़क़ा फ़ैसला आ गया। अब इसके बाद में बाकी जो हैं वो तो फिर सानवी चीज़ें हैं, देवबंदी बरेलवी बाद में बने, नहीं तो अंग्रेज़ों ने बनाए। जी। अच्छा मेरे साहब, ये जो अभी आपने TLP की बात की ना, धरना हुआ, मुज़ाकरात हुए, तय हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, जो खून बहा पुलिस वालों का, बड़े दुख की बात है। कोई जिम्मेदार है? नहीं, उसका देखिए जो मुज़ाकरात की टीम थी, नहीं वो ठीक है, वो सवाल कर रहे हैं, वो उनकी माएँ सवाल कर रही हैं। भाई उसकी तो कोई होना चाहिए ना, किसने मारा उसको तो नहीं बखना चाहिए। उनकी माओं का सवाल रियासत अब ये डिमोरलाइज होगी आपकी फौज, आपकी जो ये पुलिस है डिमोरलाइज होगी आपकी। वो तो खत आ गया सामने, हाँ आ गए ASI का। अच्छा जी, पहले अभी छोड़ बात मुल्क में देखो, पहले से अब सिंध पे आ जाओ भाई जी, मेहरबानी करें आप, पहले हमें ज़्यादा बात करनी है। सिंध पे आ जाएं और पहले वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो दिखाएं। देखिए एक मैं हाँ पहले वाक़या बयान देखिए, एक वाक़या अजीब व गरीब हुआ कि एक नाजिम जोखियो था, जो बच्चे की हमने वीडियो देखी,
वो एक शिकारियों को रोक रहा है, वो नहीं रुके, उसका मोबाइल छीन लिया, फिर मोबाइल उसको दे दिया। वो बता रहा है, सिंधी में बात कर रहा है, अभी उर्दू में बात, फिर उर्दू में बात कर रहा, फिर उर्दू में उसने एक वीडियो लोड की। उसने कहा साहब मुझ पर धमकियां आ रही हैं और मुझे किसी वक्त भी होगा, अगर मैं मर जाता हूँ, मैं डी डरता हूँ और फिर मैं मर जाता हूँ तो जिम्मेदार वो होंगे। और फिर उसको मार दिया गया। अजीब बात है। वो वीडियो सुनाए उसकी जो कह रहा है कि मुझे मार देंगे। पहले वो वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अॼु शाम जो 4 बजे लाइव वीडियो मूं हलायो। मुंहिंजो ऐं अरब हो या अरबनि जो को माण्हू हो जेको मूंखे धमकियूं ॾिए पियो ऐं लाइव वीडियो मुंहिंजी मोबाइल बि मूंखां फुरी वापसी, मोबाइल मूंखे वापसी बि ॾिनई, पर मतिलबु मुंहिंजे मथां तशदुद कयो वियो ऐं मूंखे धक बि हुन हया हुआ। पोइ उन खां बाद में आउं चुप थी वियो। वरी वधीक 15 ते कॉल कई पुलिस खे। वरी पुलिस जो मूंसां राब्तो ई हो, पर उन खां बावजूदि हुननि ॿी गाॾी घुराई। पर वरी आउं जिते बीठो त मूं चयो ठीकु आहे तव्हां गाॾी घुरायो, 15 ते कॉल कंदा पुलिस थो घुरायां। त उन खां बाद में हे पुलिस वारा त कोन पहुता उन टाइम ते। इन एतिरी में हे पंहिंजो अरब गाॾी खणी भॼी विया। मूं हुननि रोकण जी कोशिशि कई पर हो कोन बीठा। उन खां पुठियां वियो थाणे ते एप्लीकेशन ॾियणु थाणे ते। पोइ वधीक उन खां पुठियां हींअर मूंखे कॉलूं अचनि पियूं ऐं कुझु माण्हू मूं वटि आया बि आहिनि त हीअ वीडियो तव्हां लाइव जेको हलाया इहो डिलीट करियो, सुठो थींदो तव्हांजे लाइ, न त तव्हांजे लाइ सुबुह जो मसइलो थींदो। हाणे इन मसइलो मुंहिंजे मथां सुबुह जो थींदो, उनजो ज़िम्मेदार उहे ई माण्हू आहिनि जेके मूंखे प्रेशराइज़ कनि पिया, जिन जे चवण ते अरब जिन ते रहनि था। हाणे वधीक मसइलो उन्हनि जो आहे। चओ मूंखे कुझु थींदो त आउं कंहिं खां ॾिजां कोन थो, न को कंहिंजे घरां थो खियां। बाक़ी इनखे मुंहिंजे रिकॉर्ड में रखियो वञे, मुंहिंजे जेको आवाज़ आहे हिनखे वॉइस खे बयानु मतिलबु रिकॉर्ड में रखियो वञे ऐं मुंहिंजो वीडियो मूंखे डिलीट करण जी धमकियूं मिलनि पियूं। डिलीट करियो, न त तव्हांजे लाइ मसइलो थींदो। मसइलो करण वारो कंहिंजी ताक़त कोन्हे जो करे वधीक इज़त ॾियण वारो अलाह साईं आहे। बाक़ी हिन वीडियो खे मुंहिंजे रिकॉर्ड में रखियो वञे। मूंखे धमकियूं पिया ॾियनि, बिल्कुलु मूंखे मुंहिंजे मथां प्रेशर हुजनि पिया, पर आउं हुननि जे चकर में न चवण में ईंदुसि। इंशाअल्लाह आउं कोन हुननि खां माफ़ी वठंदो। बाक़ी ग़लती हुननि जी आहे, पाण अची माफ़ी वठंदा। बाक़ी मूंखे इलाही प्रेशराइज़ कयो वञे पियो, धमकियूं ॾियनि पियूं, मौतमार, बिल्कुलु न बयान खे। जी मिर्ज़ा साहब, तो कानून अच्छा जी, आप इसके बाद में ये जाम साहब जो हैं, जो ठट्टा से ये लोग जीते हैं, जाम, ओवैस, बिजार खान, जोखियो जी, ये सारे मलीर के इलाके में और मेमन गोड के अंदर ये जोखियो ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये बड़े कब्ज़ा ग्रुप लोग हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनका भाई का हुआ है और जो बिरादरी ने कल जिन्होंने हड़ताल की है और जो धरना दिया था, नेशनल हाईवे को बंद किया है, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार ये हूँ कि वो जोखियो कबीले की सरदार को मानने से इनकार कर दें और मुकम्मल बगावत कर दें और अपना कुछ सरदार मुंतखब कर लें। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप शहरी इलाके के लोग हैं, आप जो है उर्दू स्पीकिंग के साथ जुड़ जाएं। और जो आपके पास कौन आया पहले, पीटीआई का हलीम आदिल शेख आया, आप उनसे जुड़ जाएं। आप हलीम आदिल शेख के साथ पीटीआई में जुड़ जाएं और जोखियों को रद्द कर दें। दूसरी बात यह है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सिंध के लोगों को और उर्दू स्पीकिंग के लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि सिंध में उनके आने से पहले 2 बड़े झगड़े थे। एक झगड़ा जो था वो पंजाबियों के साथ था, जो सेटलर हैं, जो एक 150 साल पहले आए थे। जब ये हमारी सक्कर बराज बनी थी तो यहाँ पर पंजाब से इनको लाया गया था, अराइफ ख़ानदानों को, और यहाँ बसाया गया था, जो बड़ी तादाद में सक्खर से लेकर और ठट्टा तक जो है बसे हुए हैं, जिन्होंने इस सिंध की सरजमीन को लहलाया जी। उनसे ये लोग कभी भी उनको सिंधी उन्होंने कबूल नहीं किया। अच्छा, सिंधियों में फिर अब जब आते हैं तो जो सिंधियों में समाट है और सम्य है, ये बेसिकली सिंधी हैं। इनके ऊपर ये जो बलोच आए हैं, ये जाम आए हैं, जतोईज़ आए हैं, जरदारीज़ आए हैं, इन्होंने जुल्म किया। तो हमें ये चाहिए, हम आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम सब इनका जो असल सिंधी हैं, इसमें प्लीजो भी हैं, हम प्लीजो का साथ देंगे, हम इनका साथ देंगे। जो सम्य हैं, समाट हैं, हम उनका साथ देंगे। जिस शक्ल में भी वो लोग हैं, वो अभी भी बहुत गरीब हालत के अंदर हैं, लेकिन हुक्मरानी करते हैं ये लोग, क्या तो शाह करते हैं या ये बलोच करते हैं। तो पहला काम तो ये करें कि जो मेमन बेट गोट के लोग हैं वो कराची का हिस्सा है, वो सारे के सारे अपने सरदार से ला ताल्लुक़ का ऐलान करें और बाकायदा ऐलान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हम उसका भाई जो है
मरी मरी आवाज़ बोल रहा है, हम उसे हमें जान देते हैं और कहते हैं कि आप चाहे पीटीआई में शामिल हो जाएं, ऐलान करें, खुले आम ऐलान करें जी। जो लोग भी उनके रिश्तेदार हैं, चाहे वो 20 हों 10 हों, लेकिन ये पहली बगावत होगी जो कि कबीलों के अंदर होगी, जो आप कर दे बगावत। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपके बच्चे को मार दिया तो इसके बाद में क्या आप इस कबीले के सरदार को क्या ज़रूरत है? ये सरदारी चाहिए आपको? तो इस पहला ये काम कर लें। दूसरा काम ये कर लें कि जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है वहाँ पर लोग बाग खड़े हो जाएं। जिस तरह से ये लड़का खड़ा हुआ, कत्ल तो हुआ, वो एक और जगह जुल्म हुआ है। हाँ, बहुत हुआ। ये लाड़काना के अंदर हुआ है, शहदादकोट के करीब। हाँ, देखिए वहाँ भी रुकन असेंबली मुलविस है भाई, वो भी वीडियो है। आप उससे बगावत कर दें। अब जब हम जाती गए थे तो वहाँ पर कोई आदमी वडेरे के ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं था। तो हम ये कहते हैं उर्दू स्पीकिंग लोगों से कि वो लोग जाएं, उन्हें हिम्मत दिलाएं, उनकी मदद करें। 2-4 उर्दू स्पीकिंग मरेंगे वहाँ पर, ये नहीं होगा कि बचेंगे, लेकिन ये है कि आखिरकार में इनका शहर तोड़ देंगे और सिंधियों को ये यकीन दिलाएंगे कि अक्सर बेशर मुझे लोग बहुत से मेरे पास इंतहाई अदब के साथ मेरे पास पैगाम सिंधी भाइयों के आते हैं। वो कहते हैं साहब आप सिंधियों को 2 बातें करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि साहब हमने आपको यहाँ पर खाना खिलाया, हमने आपको यहाँ जगह दी। देखो भाई, पाकिस्तान जब बना है तो आप हिंदुओं के मकरूज थे, उनके ग़ुलाम थे, उनके कब्ज़े में थे। पाकिस्तान में आप उर्दू स्पीकिंग ने आप 2 मेहरबानियाँ की, 3 मेहरबानियाँ की। एक मेहरबानी ये की कि जब आप बम्बे के मातहत थे तो आपको सूबा बनाने के लिए, जब आप अभी पाकिस्तान नहीं बना था तो वहाँ पर दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद, दक्कन में, पूरे इंडिया के अंदर आपकी हिमायत के अंदर मुजाहरे हुए और जिसके बाद में आपको बम्बे ऐसे अलहदगी हो गई। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि आपने हमें चावल खिलाए, तो ये वो तहरीक का हिस्सा था क्योंकि हम पाकिस्तान बना के आए थे। हमें मालूम था कि हमारा इलाका इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे भाई आज़ाद हो जाएंगे। दूसरी बात जो है, ये बात हो गई। तीसरी बात जो आप कहते हैं कि साहब हमने आपको ज़मीन दी, ये देखिए, जब ये आपका उससे बढ़कर ये हुआ है कि जो काजी मोहम्मद अकबर साहब जो थे, आप तरक्की ही नहीं कर सकते थे जब तक कि हम नहीं आए। आपको मुकाबला पैदा हुआ आपके दरमियान में उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग में, तो फिर आपने तालीम हासिल करना शुरू की। वरना तो आप जब, हमने ये देखा है कि जब आपका आदमी टंडो जाम से अगर कोठरी आ जाता था तो कहता साहब मैं दूसरे मुल्क में आ गया हूँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, दूसरे मुल्क में आ गया हूँ। अब आप तो हर जगह जा रहे हैं। आपका एक DGFIA बना हुआ सिंधी है, मौजूद है। पाकिस्तान के हर हिस्से में आप फैल गए हैं, तो आपकी इज्जत तमन्ना हो रही है। तो आप ये बात आप नहीं करें। जो तालीम हुई है वो हमारी वजह से हुई है आपकी। काजी मोहम्मद अकबर ने इसकी तस्दीक की है मेरे सामने, मैंने अपना इंटरव्यू दिया उस ज़माने के अंदर। तो 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जो आपने चावल खिलाया वो आपने नहीं खिलाया, वो उस वक्त पाकिस्तान के तहरीक के मुस्लिम लीग के लोगों ने खिलाया, जो कि पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे। तुम लोग छुट भैया क्या खिलाओगे? तुम तो सिर्फ रिश्वत खाते हो, पैसे उड़ाते हो। तुम अभी जब उनसे पैसे छीन रहे हो, लूट रहे हो कराची के अंदर। एक छोटा आदमी आता है लाड़काना से, वो हर जगह पर उन्होंने लाड़काना के आदमी लगा दिए। लाड़काना, जैकोबाद, सब आप यकीन मान लें, ये हमारा बड़ा ज़र्फ है कि आपको कबूल किया हुआ है। वरना आपकी हैसियत क्या है कि आपको जिस वक्त भी चाहे हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। कितने आपके पास गने होंगे? इतने गने तो एक घर के अंदर मौजूद है। आप इस बातों को ख्वाब छोड़ दो। ये बातें मेरे साथ बड़े अदब से आप बात करते हो, तो मैं भी अदब से आपसे बात कर रहा हूँ। कोई मेरा प्यारा बच्चा है जो मुझे ये कहता है साईं आप ये नहीं कहें। भाई आपको, हम सिंधी पक्के सिंधी हैं। जब ये बात मैंने यूसुफ तालपुर मेरा क्लास फेलो है, मसूद नूरानी जो जी सिंध का बड़ा अलम बरदार था, वो मेरा शागिर्द है। मैंने उसको सिखाया, पॉलिटिक्स उसको सिखाई है। मेरे एहसानात कम है तुम्हारे पर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैंने जो है तकरीर करवाई, जब अय्यूब के खिलाफ खड़ा हो गया, मैं खड़ा हुआ। बेनज़ीर को मैंने हुकूमत दिलाई। इससे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो? मैंने दूसरी हुकूमत मैंने दिलाई पॉलिटिक्स के अंदर। तो आप जब ये मेरे से बात करते हो तो फिर आप ज़रा अदब से बात किया आप कर रहे हो। मुझे मालूम है कि मुझे कभी अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे कोई गाली नहीं दी, कोई बदतमीज़ी नहीं की। मुझे जो है मैं ऐसे आप मैसेज भेजते हो, बहुत अदब से भेजते हो। साईं आप सिंधियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा। तो हम तो आपकी मदद कर रहे हैं ना, आप तो गुलाम है अभी भी। आपके आम लोग मारे जा रहे हैं, आप उस पर नहीं खड़े होते हैं। माजरों से आपको लाइए जी भाई, हम आपका साथ दे रहे हैं।
जब मैंने एक ज़माने में जब मैं जाया करता था हैदराबाद में, तो मैं अमूमन अपनी गाड़ी लेके नहीं जाता था, मैं बस में जो चलती थी यहाँ पर वैगनें चलती थी जी जो अच्छी वैगनें होती थी, वो 12 आदमी 15 आदमी ले जाते जी। थे। तो मैंने उनसे कहा भाई तुम जब तक तुम सिंधी नौजवान हमारा नहीं उठेगा उस वक्त तक हमें इन वडेरों से हमारी जान नहीं छूट सकती है। तो उसने कहा साईं हमारे में हिम्मत नहीं है, ये बात थी। तो मैं ये कहता हूँ कि अब तो जब इतने लड़के पड़ गए हो, इतने शेख हमारे DIGs हैं, IGs हैं, पुलिस के अंदर हैं, इतने सारे आपके सारे DSCs लगे हुए हैं, अब तो उठ जाओ ना इनके खिलाफ। किसी जोखियों को उठा ने मार दिया, किसी ने उसने मार दिया, क्यों आप पिट रहे हो पड़ेगा। और ये तकलीफ छोड़ देनी पड़ेगी कि सिर्फ आपको जब भी चाहें एक महाजिर बन जाता है, एक सिंधी बन जाता है और दोनों वोट ले जाते हैं। दोनों को छोड़ दो, आप ये कहो कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, तो सिंध हुकूमत आपके साथ कोई इंसाफ कर रही है। जब लाड़काना के लोगों ने अपने एक अलग से तंजीम बना ली है, तो हर शहर जो है, जैकबाद है, नवाबशाह है, मीरपुर है, सक्खर है, घोटकी, सब लोग अपनी अपनी एक तंजीम बना लो शहर की जी। और आपको हमें बुला लो, हम आपकी तकरीर करेंगे आके किसी वडेरे के खिलाफ, जो भी बड़ा वडेरा है उसके खिलाफ तकरीर करेंगे, आपको तमन्नाई देंगे। आप कहते हो कि हम सिंध के खिलाफ, हम सिंध के खिलाफ नहीं हैं, हम इनके खिलाफ है जो आपको लूटते हैं। तो हम सिंधी हमारे भाई हैं, हम हमारे कलमा गो भाई हैं, मुमकिन है कि हमसे बहुत अच्छे हो जी। तो हम तो उनको प्यार करते हैं। आप ये देखो कि सच्ची बात क्या है, ये आपको बहका देते हैं ज़रा सी बातों पर, आपको कहते हैं साहब माजरे से आपकी कर ले। भाई ऐसा नहीं करें, आप इश्यूज़ पे आप बात आ जाए जी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा जी। तो हमें तो अभी देखिए, आप इतने दिनों से हमने कोई भी जुलूस आपके खिलाफ अभी नहीं निकला जी। आपका DIG आपका बैठा है, आपका चीफ सेक्रेटरी आपका बैठा है, चीफ मिनिस्टर आपका बैठा है, सारे सिंधी वजीर बैठे हुए हैं, हमारे तो कोई एक आदमी भी नहीं है उर्दू स्पीकिंग का जी। हमें फिर भी एतराज़ नहीं है, एतराज़ है, लेकिन अभी हम आपको करने दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने मुल्क में हंगामा नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हंगामा करेंगे तो ये सब कुछ भूल जाएंगे आपको। लेकिन ये आपके आदमी नहीं है, ये आपको नोट कर ले कि ये आपके आदमी नहीं है, हम आपके हैं। तो ये अरबों ने किया ना कि यहाँ पर जब अरबों की वजह से मारा आपने, अब उनकी वजह से मरा, वो ना वो आते हैं शिकार करने, ना ये बेचारा शिकार तो होता है उनके बेगुनाह मारा उसको। वो अपने वीडियो चला के वीडियो निकाल दें आप, फिर जोखियो साहब का फैसला आ गया, सब आप फैसला करेंगे और फिर मार दिया उसे। जी। और बिलावल साहब का अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। नहीं कुछ नहीं किया अभी, वो उस पर उसको रख लिया है, उसको सारा प्रोटोकॉल देंगे, इज्जत आबरू से हटा देंगे, ये बेचारे रोते रहेंगे। वो गिरफ्तारी दे दी है, सारा प्रोटोकॉल मिलेगा अदालत तक, और इनको थोड़े से पैसे देके चुप करा देंगे। और अफसोस लेकिन तुम्हें ये है कि खून का सौदा नहीं करना चाहिए। और अफसोस की बात ये कि फैसला भी उनके हक में हो जाएगा अदालत। जी मेरे साहब, आज दो मौजूद हैं मेरे पास इस वक्त जो मुझे करने हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की ने सऊदी अरब को जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दिया है, और ताकि वो, इसका नाम है AIM-120C और 280 जी। तो ताकि मिज़ाइल वो $650 मिलियन का है, और ये ताकि हुसियों की जो मिज़ाइल आ रहे हैं ईरान के दिए हुए जी, वो उनसे बचा जा सके। तो ये पैसे बस खींचते रहे इनको, और तो कोई बात नहीं है। दूसरी जो अहम बात हुई है वो ये हुई है, जो कि एक बड़ी एक आलमी मसला बनेगा, वो ये हुआ है कि ईरान का एक तेल बरदार जहाज़ जा रहा था ओमान के इलाके में, वहाँ पर उन्होंने तेल के जहाज़ को पकड़ लिया अमेरिकनों ने, कज़ाकी की, और अपने वो तेल जो था उनके अंदर अपने जहाज़ में भर लिया। जिसके बाद में ईरानी फोर्सेस गईं और फिर वो जहाज़ को पकड़ के ले के चली गईं, और अभी तक उनके कब्ज़े में है, और अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। अब ये जिस अंदाज़ की ये डाका जनी है, ये कज़ाकी कर रहे हैं कि साहब आप इतनी बदमाशी कर रहे हैं कि इलाके में, क्या तो ये उनका कोई प्लान है? क्योंकि उन्होंने कई बिलियन डॉलर जो है वो इजरायलियों ने ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो हमला करने के लिए वो किया है। तो अब ये इसके नतीजे में ये ख़तरनाक बात है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इन्होंने बदमाशी की है जानबूझकर, और उनको इश्तियाल दिलाया है, उन्होंने उसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल किया है, जो एक जायज़ बात है जी। तो बहरहाल उनको पकड़ के ले गए हैं, ये हिम्मत की बात है। बाकी अल्लाह खैर करेगा। ईरानियों के साथ ये मामला है कि थोड़ा सा ये रूहानी लोग हैं, ये अल्लाह से सौदा करते हैं, और अगर जब तक ये करते रहेंगे ये जीतते रहेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है। बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।